तो ITV नेटवर्क के वोट यात्रा में आज हम आ चुके हैं बारामती और अभी सुबह का 5:45 बजे का वक्त है ये। और हमारे साथ आज एक खास मेहमान है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के चीफ अजीत पवार जी। सर, स्वागत है आपका ITV नेटवर्क पे। नमस्ते सर, मेरा पहला सवाल है आपसे। महाराष्ट्र का चुनाव इस बार बहुत ही क्रूशियल है और इसकी झलक राष्ट्रीय राजनीति पे भी दिखेगी, तो आप कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को? यहाँ जैसा देश का चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, उसके बाद अगर कोई स्टेट का चुनाव महत्वपूर्ण रहता है तो महाराष्ट्र है। और इसमें सभी पार्टियां बहुत जान लगाकर काम करते हैं। वो स्टेट अपने हाथ में रहना चाहिए, हमारा अपना गवर्नमेंट वहाँ आना चाहिए। ऐसी कोशिश हमेशा हर चुनाव में, असेंबली का चुनाव आता है तब होती है और मैंने ये सालों से देखा है, उसी हिसाब से मैं देख रहा हूँ। सर, लोकसभा के चुनाव के बाद आपकी एनसीपी के लिए ये एक तरह से लिटमस टेस्ट भी है चुनाव, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आपकी पार्टी का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा था, तो इस पे आप क्या कहेंगे? वो लोकसभा के चुनाव के वक्त यहाँ फेक नैरेटिव सेट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और उसमें वोटर ने उनका ज़्यादा सुना। जैसे संविधान बदलने वाले, अब की बार 400 पार, अपोजिशन वालों ने कहा 400 पार किस लिए इनको चाहिए, 275 300 तक जाए तो भी उनका गवर्नमेंट आता है, 400 की जरूरत नहीं। तो उन्होंने बताया अपोजिशन वालों ने लोगों को कि ये 400 इसलिए चाहिए, उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, उनको संविधान चेंज करना है, उनको रिजर्वेशन निकालना है, उनको घटना में कुछ चेंजेस करना है। ऐसा कुछ बता के माइनॉरिटी को उन्होंने डराया कि आपको अभी इकट्ठा करेंगे और बाहर भेज देंगे, या हिंदू राष्ट्र होने के बाद आपका राइट जाएगा वोट करने का। ऐसा बहुत कुछ उन्होंने फेक नैरेटिव सेट किया। एक थोड़ी सी गलती ऐसी हुई कि आपके बार 400 पार कहने की कोई जरूरत नहीं थी। किसके मन में ये आया पता नहीं, अभी वो हुआ सो हुआ। और प्याज एक्सपोर्ट बंदी थी। हमारे महाराष्ट्र में प्याज उगाने वाले फार्मर्स बहुत हैं और ये 6-7 जो महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, नासिक, पुणे, सोलापुर, अहिल्यानगर अभी नाम, पहला अहमदनगर, सातारा, सोलापुर, ऐसे ये सब एरिया में। और वो भी एक्सपोर्ट बंद होने के कारण प्याज को बिल्कुल दाम नहीं थे, तो फार्मर्स नाराज थे। वो बोलते थे कि हम अभी दिखाएंगे, हम प्याज उगाते हैं और बाहर भेजने के लिए भी हमें बंदी कर देते हैं। तो ये सब हुआ तो भी तब 0.6% वोट हमें महायुति को कम मिले, महाविकास आघाड़ी को हमारे से ज़्यादा 0.6% वोट मिले। इतना ही डिफरेंस था, 0.25% भी नहीं, 0.6। तो भी सीटें बहुत गंवाई पड़ी, यानी हार गई। सर, चूंकि आपने कुछ गलतियों का जिक्र किया, जैसे 400 पार का बयान दिया गया लोकसभा के चुनाव में, संविधान 400 पार, प्याज, सबका। तो अब इस चुनाव में वहीं अब बयान जो आ रहे हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से, बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश नहीं, एक के से जब खाली उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा, बाकी बहुत हमने तो बताया कि ऐसा महाराष्ट्र में नहीं भी चलता, ये शिवशाहू फुले अम्बेडकर की भूमि है, या ऐसा जो नारा है तो वो बिल्कुल शायद नॉर्थ में चलता होगा, या नहीं चलेगा। लेकिन वो चीफ मिनिस्टर है, वो एक पार्टी के नेता है, उन्होंने कह दिया। लेकिन उनके पार्टी के आप क्या करते, एक ने बोला उतना ही लेते हैं। लेकिन उस पार्टी में नितिन गडकरी ने विरोध किया, पंकजा मुंडे जी ने विरोध किया, अशोक चौहान जी ने विरोध किया ना। वो नहीं आप देखते, खाली वो एक ही ऐसा है। हमने भी विरोध किया। सर, तो कभी कुछ बात होती हो बीजेपी के लीडरशिप से, तो क्या आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं कि इस तरह के बयान से पहले डैमेज होता है चुनाव में? पहले हमने तय किया था कि कौन से सब्जेक्ट
पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त किसी के स्टेटमेंट आए और उसमें डैमेज हुआ, उनको भी समझ में आया कि ये कारण से डैमेज हुआ, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की वो बिल्कुल मत लेना, आपके सभी लोगों को बता देना। लेकिन इस दफा अचानक ये नया उन्होंने स्टेटमेंट किया। बारामती पे आते हैं सर हम। बारामती में लोकसभा के चुनाव में आपने ही कहा है कि पवार वर्सेस सुले था, मगर आप ही के परिवार के हिस्सा हैं वो। इलेक्टोरल बैटल में इस बार फिर से आपके सामने योगेंद्र पवार अब हैं, सामने आपके नेफ्यू हैं, तो किस तरह से आप इस बैटल को फिर से देख रहे हैं यहाँ पे बारामती में? पिछले दफा जैसा देखता था वैसे अभी देखता हूँ। पार्लियामेंट के चुनाव के वो जैसा देखा वैसे असेंबली चुनाव में देखता हूँ। हमारे बारामती के वोटर बहुत होशियार है, उन्होंने तब भी नारा दिया था पार्लियामेंट में तय और असेंबली में दादा, वो ऐसा करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है, विश्वास है। सर अगर हम बात करें महाराष्ट्र की खास तौर पर, तो जिस तरीके से लगातार यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, प्रधानमंत्री भी आए, आपके ऊपर निशाना साध रही है कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी कि आप प्रधानमंत्री की सभा में नहीं गए, मुंबई वाले शिवाजी पार्क वाले सभा में। कह रहे हैं कि महायुति में कुछ ना कुछ अनबन चल रही है, कुछ बात नहीं बन पा रही है। आनंद जी, आप सभी को कोई सब्जेक्ट नहीं होते ना, ऐसे इशू निकालते। एक तो हमने तय किया था कि प्राइम मिनिस्टर जब आएंगे तब हमारे पार्टी की तरफ से कौन कौन कहा उनके साथ रहेंगे। कोई जगह पे हमारे अनिल भाई दास पाटिल थे धुलिया में, नासिक में छगन भुजबल थे, हमारे विदर्भ में भी प्रफुल्ल पटेल भाई साहब थे, हमारे खारगर में हम सुनील तटकरे साहब थे, हमारे पूना में मैं खुद था। ऐसा हुआ है ना। और तब भी मैंने बताया, ऐसे हम दोनों बैठे थे कि पीएम साहब मैं अभी बम्बई की रैली को मैं नहीं आ सकता, मेरे बाकी के भी सभाएं चालू है। वो बोले कि ठीक है, तू बोल रहा है तो ऐसा है, क्योंकि चुनाव के वक्त ऐसा ही करना पड़ता है, सबको वहाँ इकट्ठा होने की जरूरत नहीं। एक मीटिंग तो हमने पूना में ली है और हम साफ साफ कम करें, ऐसे हमारी बात हुई। और ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अरे क्या नहीं हुआ, ये क्या सवाल है? ये हुआ असेंबली का ये टाइम जो है अभी वोटिंग का, उसका और इसका क्या मतलब है? बहुत दफा कभी कभी हम जाने की कोशिश करते, प्लेन अचानक कोई बिगाड़ आ जाता है, कभी चॉपर का बिगाड़ आ जाता है, आखिर वो मशीन है। लेकिन वैसा करने की जरूरत ही नहीं। हमने तय किया है ना कि हम महायुति के साथ जा रहे गए हैं, तो हम चुनाव के वक्त भी एक होकर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ रहे। और प्राइम मिनिस्टर इस चुनाव में खाली आया ऐसे नहीं, आज तक जितने भी चुनाव हुए महाराष्ट्र के, जो भी प्राइम मिनिस्टर थे, हर एक प्राइम मिनिस्टर यहाँ आके पब्लिक मीटिंग लेके चले गए। सर जिस तरीके से 2019 के बाद राजनीतिक समीकरण बने महाराष्ट्र में, फिर आपकी पार्टी का भी स्प्लिट हुआ, तो कोई अफसोस पार्टी स्प्लिट करने का, जिस तरीके से रिवोल्ट हुआ एनसीपी में खास तौर पे? हमने पार्टी स्प्लिट नहीं की, पार्टी हमारे साथ है, सिंबल हमारे साथ है, पार्टी का नाम हमारे साथ है, हमने स्प्लिट नहीं की। हमारे बाकी मान्यवरों ने अलग पार्टी का ऐलान किया, सिंबल लिया, नाम लिया और उन्होंने उनका काम चालू किया। हमारा पहले जैसे काम चालू है। सर तो क्या शरद पवार जी से आज भी आपकी बात होती है, या कभी भविष्य में आप लोग एक साथ फिर से हो सकते हैं? मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं अभी का चुनाव क्या खाली वो कैसा ठीक ठाक हो सकता है उसका सोचता हूं। ये ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, इसके बारे में मैंने सोचा नहीं है। आपकी पार्टी के नेता हैं नवाब मलिक, जब आपने उनकी कैंडिडेचर दी मनखुर्द शिवाजी नगर मुंबई की सीट पे, तो बीजेपी की तरफ से लगातार उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि किस तरह से उनके एलिजिड कनेक्शन है। लगातार नहीं, एक दफा उन्होंने कहा कि हमने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं इसीलिए टिकट मत देना। हमने कहा कि ऐसे बहुत से लोगों के ऊपर आरोप रहते हैं, मैं भी आपके ऊपर आरोप करूंगा। आप क्या वो दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड है तो है क्या? है नहीं है ना, आरोप है। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तो आपको दोषी ठहराने की क्या जरूरत है?
ऐसे सबके बारे में आज तक बहुत से लोगों के पॉलिटिशियन के बारे में आरोप किए गए, जिसके बारे में सिद्ध हुआ उसके बारे में फिर आगे जो हुआ वो हुआ। आखिर अपने यहाँ कानून है, आपको आरोप के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं उसको जवाब देना पड़ता है, उसकी इंक्वायरी चालू है। नवाब मलिक जी ने एक बात और कही है कि चुनाव के बाद अजीत पवार दादा की जो एनसीपी है वो खासतौर पे किंग मेकर के रोल में आएगी, भूमिका में रहेगी। तो कैसे देखते हैं उनके इस बयान को आप? हर एक हमारे लीडर है, सबको अलग अलग सोच रहती है, आखिर वो आदमी है तो वो उसी हिसाब से देखते हैं। मैं खाली हमारा महायुति का 175 से ज्यादा सीटें कैसी आ सकती है ये एकमेव टारगेट हमने रखा है। तब एक दफा रिजल्ट 23 तारीख को आने दो, फिर हम इकट्ठा बैठेंगे और विधायक एक इकट्ठा बैठकर आगे हमारा दल का नेता कौन करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो तय करेंगे। आपके पार्टी के ही एक और बड़े नेता हैं प्रफुल्ल पटेल जी, उन्होंने बात की, एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी एक बात रखी कि रिस्पेक्टेबल नंबर्स मिलने चाहिए एनसीपी को भी। तो उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? अच्छे तरह से देखता हूँ। और सर अभी जो आपका एक इंटरव्यू था वो काफी वायरल हो गया, सोशल मीडिया पे भी काफी चर्चा है उसकी। ऑपोजिशन खास तौर पे लगातार उस बात पे सवाल उठा रहा है, जब आपने जिक्र किया कि 2019 की मीटिंग में गौतम अडानी भी वहां मौजूद थे। मैंने एक दफा बात करते हुए आज मैंने कितने बजे 5:30 बजे इंटरव्यू चालू किया, तब बोलते वक्त वो गौतम अडानी जी के गेस्ट हाउस पे हम सब एक दफा बैठे थे। गौतम अडानी वहां नहीं थे। बार बार ये मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है, वो इंडस्ट्रिस्ट है, पॉलिटिक्स का और उनका कुछ लेना देना नहीं। हम अलग अलग जगह बैठते थे, तब एक दफा उनके गेस्ट हाउस में बैठे, इतना ही हुआ। वो बार बार ये क्या हमारे महाराष्ट्र के 23 तारीख को वोटिंग का मुद्दा नहीं रहता, 23 नहीं 20 तारीख को, 23 को तो काउंटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, उन्होंने कई बार हिंट दिया है महाराष्ट्र में आके कि फडणवीस जी सीएम होने चाहिए। तो कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? सीएम का चेहरा आखिर कौन होगा महायुति का? हमने पहले ही बताया, हम सब मिलके मीटिंग लेंगे, जो विधायक चुन के आएंगे वो सब बैठेंगे, डेमोक्रेसी में सबका क्या कहना है वो सुनना पड़ता है, फिर बाद में तय होगा। अभी भी आपने देखा ना, उन्होंने उनके पास ज्यादा सीटें होते हुए भी एकनाथ जी को चीफ मिनिस्टर बनाया, 2.5 साल देखा ना आपने। तो अभी क्या उसके बारे में अंदाज करने की जरूरत है? हर एक को क्या बयान करना है वो उनका अधिकार है, उनके अधिकार के बारे में कोई टिप्पणी करने की जरूरत है, ये सब मुझे लगता है। सर अगर हम बात करें कि जिस तरह से सेना, कांग्रेस, एनसीपी ये लोग लगातार सेकुलरिज्म की बातें करते हैं और फिर कहते हैं संविधान बचाओ, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि लोकसभा के इस चुनाव में नैरेटिव उन्होंने चलाया संविधान बचाओ का। तो आपको लगता है कि इस चुनाव में भी ये जो नैरेटिव राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं महाराष्ट्र में, वो संविधान की कॉपी अपने हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि दलितों को, ट्राइबल्स को अधिकार नहीं दिया जा रहा है, अगर महायुति की सरकार आती है तो ये अधिकार उनसे छीने जाएंगे? ये अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को है। SC ST के बारे में कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को रहता है, ये मालूम है आपको? कोई भी स्टेट को यह अधिकार नहीं है, एक भी स्टेट को नहीं है, ये मालूम है आपको? है या नहीं जी। तो फिर वो कुछ भी स्टेटमेंट करे, उसमें क्या ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? ये लोकसभा का चुनाव ही नहीं है आनंद जी, असेंबली का चुनाव है। अभी उन्होंने क्या करना चाहिए, वो अपोजिशन लीडर है, वो उनका अधिकार है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के वक्त उन्होंने फेक नैरेटिव सेट किया, वो उसमें वो सक्सेस हुए, इसलिए अभी उनको ऐसा लगता है कि अभी भी वो चलाए। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से शिकस्त मिली थी महायुति को, खास तौर पे महाराष्ट्र में 0.6 का, जैसा आपने पहले भी जिक्र किया, उतने ही % वोट का डिफरेंस था यहाँ पे। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा के चुनाव तक
अब जमीन पे क्या डिफरेंस आया है, क्योंकि महायुति की सरकार ने काफी स्कीम्स भी यहाँ पर वो लेकर आई। चेंजेस ऐसे आए, हमारे यहाँ प्याज उगाने वाले फार्मर्स बहुत ज्यादा है, उनको एक्सपोर्ट प्याज करने का जो बंदी की थी वो उठाई, तो प्याज उगाने वाले फार्मर्स सब अभी खुश है क्योंकि उनको दाम अच्छे मिलने लगे। इसकी भी बहुत बड़ी कीमत कुछ एरिया के सीटों के ऊपर हमें हारना पड़ा, ये प्याज के कारण। दूसरा संविधान के कारण, संविधान के कारण हमने बताया कि इन्होंने फेक नैरेटिव सेट किया, कुछ भी संविधान के बारे में ये गवर्नमेंट रिस्पेक्ट देता है, हमेशा संविधान का आदर करता है, तो ये खाली लोगों को गुमराह बनाने की कोशिश करते, लोगों को गलत कुछ सोचने की कोशिश करते, तो वो भी अभी का सब्जेक्ट नहीं होता। और वो सीए के कानून के हिसाब से उनको माइनॉरिटी को डराया कि आपको सबको इकट्ठा करेंगे, अभी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और आपको भेज देंगे बाहर, ऐसा ये सब गलत है, सबको पता चला और सब काम कर रहे हैं, संविधान का आदर कर रहे हैं। संविधान इतना बढ़िया है आपका, हम अपने महाराष्ट्र अपने देश का, कि उसको हाथ लगाने की कोई कोशिश भी नहीं करेगा। हम तो बात करते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमारा संविधान हमेशा रहेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। महाविकास आघाड़ी ने तमाम तरह की गारंटीज महाराष्ट्र में लॉन्च की है। एक गारंटी उनकी थी महालक्ष्मी, 3,000 रुपये प्रति महीने। वो दावा कर रहे हैं कि तेलंगाना में उनकी सरकार है कांग्रेस की, कर्नाटक में है, हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ ये अपनी गारंटी दे रही है और उसी का कॉपी यहाँ पर किया गया। दूसरी चीज उन्होंने बात की थी सिलेंडर सारे धर्म के लोगों को देने के लिए, तो उस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को भी सिलेंडर देंगे। तो कैसे देखते हैं आप? हम ये देखते हैं, उन्होंने जो नारा लगाया है वो बिल्कुल इतने पैसे अपने गवर्नमेंट के पास नहीं है। हमारा 6.5 लाख का करोड़ का बजट था, आगे वाला 7 लाख करोड़ का आएगा। सैलरी, पेंशन और जो कर्जा हम लेते हैं, कोई भी स्टेट लेता है, उसका इंटरेस्ट हर साल देना पड़ता है। इसके लिए करीबन 50% पैसा लगता है, पूरे बजट का 50% पैसा। उन्होंने जो भी योजनाएं दी है, ये योजनाएं हमने दी थी, वो 75,000 करोड़ की योजनाएं थी। उन्होंने अभी जो दी है वो 3 लाख करोड़ की योजना है, यानी 50% यहाँ पैसे और 50% वहाँ पैसे जाने के बाद डेवलपमेंट कैसी होगी? पहले तो ये बोल रहे थे कि इन्होंने स्टेट को कंगाल किया, स्टेट को तिजोरी खाली की, अभी इनके पास पैसे नहीं है, अभी सैलरी नहीं होने वाली, ये हमारी लाडली बहनों को पैसे नहीं मिलने वाले, ये खाली बोल रहे, ऐसा बहुत कुछ कहा। लेकिन हमने ठीक तरह से पैसे ही भी उनको अकाउंट में दिए, बाकी का भी काम चालू है, सैलरी भी बहुत अच्छी तरह से चालू है, क्योंकि हमारा टोटल बजट में से खाली 75,000 करोड़ रुपया हमने ये लाभ देने के लिए निकाला था। बिजली मुफ्त 3 हाउस पावर, 5 हाउस पावर, 7.5 हाउस पावर, 3, 5, 8, 5 दूध के लिए 7 रुपए पर लीटर इंसेंटिव, ये सब किया। तब हमें इतना ये किया कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा है वैसा है, अपोज किया, बहुत बड़े पैमाने पे अपोज किया। और अभी उन्होंने जब जो स्कीमें लाई है उसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए लगते, ये बिल्कुल लोगों को गुमराह करने की उनकी कोशिश है। ये सब चुनावी जुमला, उनका ही चुनावी जुमला है। मगर सर, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ से इंडस्ट्रीज को दूसरे स्टेट्स में ले जाई जा रही है। टाटा एयरबस का एग्जांपल वो दे रहे हैं, फॉक्सकॉन से। यहाँ एफडीआई, आप दिल्ली जाने के बाद जरा वहाँ पूछो, एफडीआई की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में कौन से स्टेट में जा रही है, फर्स्ट नंबर किसका है, आपको पता चलेगा। फर्स्ट नंबर महाराष्ट्र का है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे एनसीपी के चीफ अजीत पवार जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव है ये राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और महायुति फिर से महाराष्ट्र में चुनाव में जीत के साथ एक सफल सरकार यहाँ फिर से देगी। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ आनंद सिंह, ITV नेट।
For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.